हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8th की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का चैप्टर 5 देखने जा रहे हैं, उद्योग। पिछले चैप्टर में हमने प्राइमरी सेक्टर यानी कि कृषि के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में आता है उद्योग। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे और इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को मेरे शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या आपने कभी विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की एक लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसकी जीवन की शुरुआत होती है वृक्ष से। वृक्षों को काटा जाता है, फिर इसे लुगदी मिल पर ले जाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, वृक्षों की लकड़ी को जो है वो संसाधित और कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। फिर कास्ट लुगदी में रासायनिक द्रव्य मिलाया जाता है और फिर एंड में मशीनों द्वारा कागज़ का रूप दिया जाता है। फिर कागज़ कहाँ जाते हैं, प्रेस में जाते हैं छपने, जहाँ पे रसायनों से निर्मित स्याही द्वारा इनके पृष्ठों पर रेखाएं छापने का काम होता है। और इसके पश्चात पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक किया जाता है बिक्री के लिए और इसके बाद भेज दिया जाता है बाजार। देखिए कितनी सारी प्रोसेस के थ्रू जो है ये बुक हमारे पास पहुंचती है और अंत में जो है ये हमारे हाथ में पहुंचती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, वृक्षों को काटा गया, फिर क्या हुई, लुगदी मिल तक ले जाया गया इसे। फिर वृक्ष की लकड़ी को जो है कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया गया। इसके पश्चात कास्ट लुगदी में रासायनिक द्रव्य मिलाया गया। फिर मशीनों द्वारा कागज़ का रूप दिया गया। फिर इस कागज़ को भेजा गया प्रेस में। फिर रसायनों से निर्मित स्याही में जो है इसके पृष्ठ पर रेखाएं छापी गईं। फिर जो है पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक किया गया। फिर इसे बाजार भेजा गया और इसके पश्चात आया आपके हाथ में। तो देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप मतलब क्या, कि जैसे हमने कच्चा माल लिया, ठीक है, अब उसको जो है और अधिक जो है मूल्य का कर देंगे। जैसे आप मान लीजिए, हमने पिछले अध्याय में देखा था कि डबल रोटी कैसे बनाई गई थी। हमने लिया गेहूं, गेहूं से बना आटा, आटे से बनी डबल रोटी, ठीक है। तो उसको जो है और अधिक मूल्य में हमने परिवर्तित कर दिया। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ जो है अभ्यास पुस्तिका के रूप में बन गई, है ना। तो ये जो है विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, उद्योग जो है ना उसका सीधा सीधा संबंध है आर्थिक गतिविधि से। तो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण यानी कि खनिजों को निकालना या फिर सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। और इस प्रकार जो है लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग जो है कोयले को धरती से निकालने की से जो है वो संबंधित है। और पर्यटन सेवा भी जो है उद्योग से संबंधित है ना। अब आइए बात करते हैं हम उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए, ये जो उद्योग है इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला कच्चा माल, दूसरा आकार और तीसरा स्वामित्व। सबसे पहले हम देखेंगे कच्चा माल के बारे में, ठीक है। कच्चा माल क्या है, कच्चे माल का उपयोग जो है ना उसके आधार पर उद्योग जो है कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित हो सकती है। अब जिस प्रकार का कच्चा माल हमें प्राप्त होगा उद्योग भी तो हमारा उसी प्रकार का होगा। अब देखिए, खनिज आधारित होगा तो खनिज का उद्योग होगा, समुद्र में जो है पाई जाने वाली चीज़ों पर आधारित होगा तो वो सामुद्रिक उद्योग होगा, वन पर आधारित होगा तो वन उद्योग होगा, है ना। और कृषि पर आधारित होगा तो कृषि से रिलेटेड उद्योग होगा। अब जैसे देखिए यहाँ बताया भी गया है कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति हो गए या फिर जंतु हो गए आधारित उद्योगों का उपयोग करना। तो खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग, ये सारे जो आते हैं कि किस में आते हैं, ये आते हैं कृषि आधारित उद्योग में। अब खनिज आधारित उद्योग की भी बात कर लेते हैं, ये भी प्राथमिक उद्योग है ना। तो जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और इन उद्योगों के उत्पाद जो है अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। तो देखिए, अयस्क से निर्मित लोहा जो है खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन करता है
उत्पाद बनाता है ना। और यह जो है कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे देखिए भारी मशीनें हो गई, भवन का निर्माण सामग्री हो गया, रेल के डिब्बे बनाने में किसका उपयोग होता है, लोहे का ही तो उपयोग होता है ना। इस प्रकार अब बात करेंगे समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग क्या है? अब देखिए सागरों और महासागरों से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं ना, वे उनका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो समुद्र जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण जो है इसके कुछ उदाहरण हैं। अब बात करेंगे वन आधारित उद्योग। तो ये जो है जिसकी भी बात जिस पे आधारित होगा ना वहीं से प्राप्त होगा। अब वन आधारित है तो वन से प्राप्त, समुद्र आधारित है तो समुद्र से प्राप्त, है ना। तो कृषि आधारित है, कृषि से प्राप्त। तो वन आधारित उद्योग में क्या होता है, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। अब आइए बात कर लेते हैं आकार। ठीक है, आकार क्या है? उद्योग का आकार का तात्पर्य सीधे सीधे ये है कि निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा। ठीक है, तो आकार उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा जब उसमें उतनी ही ज़्यादा पूंजी लगाई गई हो, लोगों की संख्या अधिक से अधिक हो, है ना, और उत्पादन की मात्रा भी ज़्यादा हो। तो आकार को जो है ना उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है लघु आकार के उद्योग और दूसरा है वृहद आकार के उद्योग। तो कुटीर और जो है घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें क्या होता है, दस्तकारों के द्वारा जो है उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। जैसे हाथ से क्या क्या बनाया जाता है, टोकरी की बुनाई की जाती है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और भी कई चीज़ें जो है वो हस्त निर्मित कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग क्या हैं? इसमें जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तो बड़े पैमाने के उद्योग में ना पूंजी का निवेश अधिक और प्रौद्योगिकी जो होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है, उच्च स्तरीय की होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगी हुई होती है इसमें, है ना। जैसे देखिए रेशम की बुनाई हो गया, खाद्य प्रक्रमण जो है उद्योग हो गया, लघु पैमाने के उद्योग हैं। और ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने का उद्योग है ना। अब ये देखिए मखाने के जो है खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं आप देख पा रहे होंगे कि मखाना बनाने की प्रोसेस, है ना। अब स्वामित्व की बात करते हैं। स्वामित्व क्या है भाई उद्योग का? तो देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। अब जब वन बाय वन देखेंगे, निजी क्षेत्र क्या है, राज्य स्वामित्व क्षेत्र क्या है, और संयुक्त क्षेत्र क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। निजी क्षेत्र के उद्योगों में जो है उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति के हाथ में होगा या तो व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। क्या होता है निजी क्षेत्र का उद्योगों का स्वामित्व? या तो एक व्यक्ति के द्वारा या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का क्या होता है स्वामित्व? सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग का स्वामित्व होता है ना और संचालन, वो सरकार द्वारा होता है। वो सार्वजनिक होता है, सभी लोगों के लिए होता है, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। जैसे देखिए आपने सुना भी होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, गेल, भेल, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, अब बात करेंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के बारे में। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों स्वामित्व और संचालन जो है वो राज्यों और व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। अब देखिए मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी जो है वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है ना। और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का क्या रिलेशन है? इनका स्वामित्व जो होता है ना और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या फिर पूर्तिकारों, कामगारों या फिर दोनों का होता है। जैसे कि देखिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक उद्योग की जो है स्थिति का क्या क्या कारक होना चाहिए, कहाँ अवस्थित होना चाहिए और क्या क्या कारक हमारे पास मौजूद होना चाहिए, तो हम जो है उद्योग स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कच्चा माल होना चाहिए, श्रम होनी चाहिए, पूंजी होना चाहिए, और अपने जो हमने उत्पादन किया उसके लिए बाजार होना चाहिए, वाटर होना चाहिए,
वहाँ पे विद्युत होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, परिवहन के साधन होने चाहिए और कम्युनिकेशन के लिए संचार भी होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी ना तो ये हमारे उद्योग को प्रभावित करेंगे और कम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, उद्योगों को जो है अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये वे कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार। और उद्योग जो है उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं ना जहां इनमें से कुछ या फिर सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वहीं पे उद्योग कार्य। आप देखते होंगे कि क्या गांव में कहीं कोई इंडस्ट्री जो है वो सिचुएट की जाती है? नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पे जो है किसी न किसी चीज़ की कमी बनी ही रहती है। नहीं कुछ तो परिवहन के साधन ही नहीं है, रोडें अच्छी सी नहीं बने रहती हैं। रोड्स क्या सही रहती हैं गाँव की? नहीं सही रहती हैं, है ना। पर्याप्त मात्रा में गांव वालों के पास पूंजी भी नहीं होती है, पर्याप्त भूमि भी नहीं होती है ना। संचार के माध्यम आप देखते होंगे, आप जब शहर से गांव जाते हैं तो क्या होता है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है। हम अगर फ़ोन पे भी किसी से बात करते हैं तो नेटवर्क नहीं है, इन सब चीज़ों की दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो इनमें से कुछ या फिर सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी क्या है ना कि सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे कि प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। तो औद्योगिकरण से यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रायः नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। अब बात करेंगे औद्योगिक तंत्र के बारे में। औद्योगिक तंत्र में देखिए, निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में क्या होता है? कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है, ठीक है। प्रक्रम में क्या है? प्रक्रम में जो है कई तरीके के क्रियाकलाप शामिल हैं, यानी कि जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। क्या होता है प्रक्रम? यानी कि प्रोसेस, ठीक है, जो कि कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। अगला है निर्गत। तो निर्गत जो है अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। जैसे कि आप देख लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, लागत निवेश हो सकते हैं। प्रकरणों में जो इसकी जो है उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। और जब कमीज बन के रेडी हो जाती है तो वो क्या है? वो उत्पादन है, उसी से आय प्राप्त होती है, अर्जित होती है ना। तो आप जो है निवेश, प्रक्रम और निर्गत को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए? निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश का मतलब जो है इसमें जो है कारखाना, परिवहन लागत शामिल है, कपास शामिल है, मानव श्रम शामिल है, ठीक है। प्रक्रम में क्या शामिल है? कपास की उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई और अंतिम जो है आय अर्जित जो उत्पादन होता है वो कमीज, यानी कि ये निर्गत है। अब हम औद्योगिक प्रदेश के भी बारे में बात कर लेते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास ना तब होता है जब कई तरह के उद्योग जो है एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। तो विश्व के जो है ना प्रमुख औद्योगिक पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया है, ठीक है। और मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों या फिर समुद्री पत्तनों के समीप या फिर विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। अब आप ये मैप देख पा रहे होंगे, इसमें जो स्किन कलर की पट्टी है तो ये विश्व के औद्योगिक पट्टी है और जो ब्लैक पट्टी है वो औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले देख लेते हैं हम साउथ अमेरिका को, ठीक है। ये ब्लैक पट्टी कहाँ है? ये जो है औद्योगिक प्रदेश हैं, ये बोगोटा हो गया, ठीक है, सैंटियागो, मोंटेविडियो, ठीक है, दक्षिण जो है ब्राज़ील, और ये जो है ये बाह्य तट, ठीक। इसी प्रकार जो है हम आ जाते हैं एंग्लो अमेरिका विनिर्माण, उत्तरी अमेरिका में आ गए हम, है ना, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, गल्फ तट में, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है हम यूरोप को भी देख लेते हैं, डॉनबास, पिट्सबर्ग, पश्चिमी यूरोप, ठीक है। अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में बहुत रेयर ही है जो है ऊपरी साइड यानी कि उत्तरी ओर है थोड़ा सा, है ना। इसी प्रकार हम भारत में देखते हैं, ये गंगा घाटी में, ठीक, इधर मुंबई, जैसे मैंने बताया आपको कि या तो तटीय क्षेत्रों में होते हैं या समुद्री एरिया में स्टेबल किए जाते हैं, ठीक।
इसी प्रकार आप ऑस्ट्रेलिया में भी देख पा रहे होंगे। और विश्व की औद्योगिक पट्टी कहाँ है, आप ये भलीभांति देख पा रहे होंगे, ये नॉर्थ अमेरिका में, इधर पूरा यूरोप, ठीक है, ये पूरा औद्योगिक पट्टी है। ठीक, अब हम पूरे विश्व के रेफरेंस में तो देख लिए, अब हम भारत के रेफरेंस में देखें कि कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। तो मुंबई का नाम ना आए तो बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि मुंबई पूरे समूह में जो है सबसे ज़्यादा औद्योगिक प्रदेश है। तो मुंबई पूरे जो है समूह हो गया। बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश किधर हो सकता है, वेस्ट बंगाल साइड, है ना। अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अब हमने उद्योग के बारे में तो देख लिया, अब औद्योगिक विविधता के बारे में ना जाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब देखिए क्या होता है ना कि उद्योग स्टेबल करने से अब आप कुछ भी चीज़ जो है स्थापित करोगे ना, तो उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। देखिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी भोपाल में, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता, यानी कि उस जो भी मशीनरी लगाई जाती है ना, तो उसकी तकनीकी में जो है तकनीकी में अपनी फेल हो जाती है, या फिर कोई संकट उत्पन्न हो जाता है, या फिर उसमें जो है पदार्थों का घिसाव या फिर रिसना होने लग जाता है, इसके उपयोग के कारण जो है वो घटित होने लग जाती है। तो भोपाल में घटित हुई थी त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस कांड के नाम से इसे जाना जाता है, और ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। आज तक इसका इफेक्ट भोपाल में देखा जाता है, वहाँ का पानी अभी तक शुद्ध नहीं है। तो 30 दिसंबर 1984 को लगभग जो है 12:30 बजे के लगभग, हाँ, ये जो है अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। ठीक, और ये एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है। आप ये मान लीजिए कि इतनी बड़ी त्रासदी है कि आज तक इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं 1984 की घटना और आज चल रहा है 2020। ठीक, इसमें क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका गैस का रिसाव हुआ था, जो कि बहुत विषैली गैस है। और 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब आप ये समझ लो कि एक फैक्ट्री स्टेबल है वहाँ पे, और उस फैक्ट्री की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो गई, है ना। हजारों लोग बच गए, लेकिन आज भी वो जो है एक या फिर उससे अधिक बीमारी, जैसे कि अंधापन हो गया, है ना, प्रतिरक्षा तंत्र, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम में जो है विकृति पाई जा रही है, या फिर उनके इंटेस्टाइनल जो है विकृतियाँ पाई जा रही हैं, उनसे पीड़ित हैं लोग, है ना। तो ये बहुत बड़ी विपदा है। और भी विपदाएं हैं। 23 दिसंबर 2005 की बात कर लेते हैं। चीन के गांव कायो चोंगकिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु और लोग जो है 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और इन स्थानों से 64,000 लोगों को जो है विस्थापित किया गया, मतलब वहाँ से हटाया गया, दूसरी जगह स्टेबल किया गया, है ना। कई लोग जो है विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए, और वे जो समय पर भाग गए उनकी आँखें, त्वचा, फेफड़े जो है गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। अब देखिए, अब जोखिम कम करने के उपाय क्या होंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला उपाय ये है कि जो घने बसे आवासीय क्षेत्र होते हैं ना, औद्योगिक क्षेत्रों को बहुत दूर रखा जाना चाहिए उससे। आप देखते होंगे कि कोई भी इंडस्ट्री जो होती है वो एकदम आउट ऑफ स्टेशन होती है ना। वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष वगैरह भी रहते हैं, और वहाँ पे औद्योगिक कंपनियाँ जो है अब स्थापित की जाती हैं। दूसरी चीज़, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। अगली बात, आग की चेतावनी और अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। अगली बात यह है कि विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा भी होनी चाहिए, और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को भी उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण, यानी कि लौह इस्पात उद्योग हो गया, तांबे का उद्योग हो गया, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि हम अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना तो हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। और यही वीडियो अगर मैं बना दूँ 40 मिनट का तो आप बोर हो जाओगे 20 मिनट तक आते आते। तो चलिए पार्ट 2 में हम अगली चीज़ें देखेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें आपको डीपली पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी हम इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि हमें डीप नॉलेज हो। अगर आप सिविल सर्विसेज, पीसीएस, आईएएस ये सब की तैयारी करने जाते हो तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अपना पहले बेस मजबूत करोगे तभी तो आगे जो है बढ़ोगे, है ना। तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रख के सब चीज़ इसमें पढ़ना है। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो। थैंक यू वेरी मच।